क्लास। तो आज हम लोग एक बात करने वाले हैं न्यू टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस एक रेस्पिरेटरी डिजीज होती है, ठीक है, जो कि एक बैक्टीरिया के थ्रू स्प्रेड होती है, जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो अब आज हम इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं लंग्स के एनाटॉमी के बारे में। तो ये देखिए लंग्स का डायग्राम है, जिसमें सबसे पहले क्या रहता है, एपिग्लॉटिस। और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बात की जाए तो कहाँ से शुरू होता है, नेजल कैविटी से। नेजल कैविटी से पहले फेरिंग्स, नेजल कैविटी के बाद फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया, ट्रैकिया से फिर ब्रोंकस, ब्रोंकाई, फिर ब्रोंक्यूल्स, ठीक है, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी टर्सरी ब्रोंकाई ऐसे रहते हैं। फिर ब्रोंक्यूल्स हो गए, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी ब्रोंकस जिनको लिखा हुआ है ये रहते हैं। इसके बाद क्या होता है, लास्ट में टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, फिर एल्व्यूलाई होती है, ठीक है। एल्व्यूलाई जहाँ पे गैसियस एक्सचेंजर होता है, ठीक है। अब बात करते हैं लंग्स की कवरिंग के बारे में। तो लंग्स डबल लेयर मेम्ब्रेन से कवर रहती है, जिसमें आउटर मेम्ब्रेन रहती है उसको क्या कहते हैं, पैराइटल प्लूरा कहते हैं, और इनर मेम्ब्रेन रहती है उसको विसरल प्लूरा कहते हैं, ठीक है। इन दोनों को मिला के केवल प्लूरा याद रख सकते हो और प्लूरल मेम्ब्रेन कह सकते हो, ठीक है। और इसके बीच में जो स्पेस रहेगा उसको क्या कहेंगे, प्लूरल कैविटी कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर लंग्स की बात की जाए तो लंग्स वन पेयर रहते हैं, राइट एंड लेफ्ट। राइट लंग्स में 3 लोब्स होते हैं, ठीक है, जो कि डिवाइड किसके थ्रू रहते हैं, फिशर्स के थ्रू डिवाइड रहते हैं। फिशर्स में एक फिशर कैसा रहता है, ऑब्लिक फिशर रहता है, दूसरा ट्रांसवर्स फिशर रहता है, ठीक है। तो राइट साइड में 3 लोब होंगे और लेफ्ट साइड में कितने रहते हैं, 2 लोब्स रहते हैं। और किसके थ्रू डिवाइड रहता है, ऑब्लिक फिशर के थ्रू डिवाइड रहता है, ठीक है। तो ये लोब्स की बात हुई। अब हम बात करते हैं लंग्स, जो लेफ्ट लंग्स रहता है उसके बीच में कॉन्केविटी प्रेजेंट रहती है, इसको क्या कहते हैं, कार्डियक नॉच कहते हैं। और राइट लंग और लेफ्ट लंग के बीच में जो स्पेस रहता है इसको क्या कहते हैं, इसको मीडिया स्टेनम कहा जाता है, ठीक है। और नीचे की तरफ क्या है, डायाफ्राम दिया गया है, ठीक है। तो डायाफ्राम होता है। इसके बाद बात करते हैं जो ये ट्रैकिया रहती है, ट्रैकिया के थ्रू, ट्रैकिया में क्या होती है, 3 ये 16 to 20 रिंग्स रहती हैं, ठीक है। सी शेप्ड रिंग रहती हैं, कार्टिलेजिनस रिंग होती हैं, कार्टिलेज की बनी रहती हैं, ठीक है। इसके अलावा ऊपर जो लैरिंग्स है, लैरिंग्स भी 6 टाइप की कार्टिलेज से मिलके बना रहता है। कौन कौन सी 6 टाइप की कार्टिलेज रहती हैं, तो सबसे पहले हो गया 6 में भी 3 पेयर्स रहती है, 3 अनपेयर्ड रहती हैं, ठीक है। जो पेयर्ड रहती हैं वो रहती हैं कार्निकुलेट, क्यूनिफॉर्म और क्रीक्वाइड, जबकि जो अनपेयर्ड रहती है वो कौन सी रहती है, एपिग्लॉटिस हो गया, थायराइड हो गया और क्रीक्वाइड, जो कि इसमें दी गई हैं, जो 3 लेयर्स दी गई हैं, ये कैसी रहती हैं, अनपेयर्ड रहती हैं, ठीक है। बाकी क्या रहेंगी, पेयर्ड रहेंगी, ठीक है। तो ये हो गया इस लैरिंग्स की बात करेंगे, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, वॉइस बॉक्स के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इसके बाद जो ये ब्रोंक्यूल्स रहते हैं, जो सी शेप्ड इसमें रिंग प्रेजेंट रहती हैं, वो कहाँ तक रहती हैं, तो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक वहाँ पे रहेंगी, प्रेजेंट रहेंगी, ठीक है। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी ब्रोंक्यूल्स से सभी में प्रेजेंट रहती हैं। और जो ये कवर किससे रहता है, इसके ऊपर लंग्स के ऊपर कवरिंग किससे रहती है, तो रिब्स रहती हैं। और रिब्स में क्या प्रेजेंट रहती हैं, रिब्स के बीच में क्या प्रेजेंट रहती हैं, इंटरकास्टल मसल्स प्रेजेंट रहती हैं। तो 2 तरह की मसल्स रहती हैं, इंटरनल इंटरकास्टल मसल्स और एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल्स। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, जो मसल्स हैं ये रेस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो ब्रीदिंग हम लेते हैं, ब्रीदिंग कह सकते हैं, रेस्पिरेशन कह सकते हैं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। तो ये ब्रीदिंग में हेल्प करते हैं। अब ब्रीदिंग की बात करें तो ब्रीदिंग हम लोगों में 2 तरह की होती है, कैसी, एक होती है कॉस्टल ब्रीदिंग, दूसरी होती है एब्डोमिनल ब्रीदिंग। तो कॉस्टल ब्रीदिंग में क्या होती है, रिब्स इन्वॉल्व होते हैं,
रिब्स कह सकते हैं या इंटरकास्टल मसल्स कह सकते हैं इन्वॉल्व होती है, इसीलिए उसको क्या कहते हैं, कॉस्टल ब्रीदिंग कहते हैं। एब्डोमिनल ब्रीदिंग में क्या रहता है, हमारा डायफ्राम इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो अगर एडल्ट की बात की जाए तो एडल्ट में 70% ब्रीदिंग जो रहती है वो कौन सी रहेगी, एब्डोमिनल ब्रीदिंग रहती है, और 30% कॉस्टल ब्रीदिंग रहती है। लेकिन जो प्रेगनेंसी की कंडीशन की बात की जाए उसमें क्या होता है, डायफ्राम का मूवमेंट प्रॉपर नहीं हो पाता है ड्यू टू फीटस के कारण, ठीक है। तो उस समय क्या होगा, जो ब्रीदिंग होगी कौन सी रहेगी, उसमें जो प्रेगनेंसी की कंडीशन में कॉस्टल ब्रीदिंग ज़्यादा रहेगी और एब्डोमिनल ब्रीदिंग वहाँ पे रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। तो ये कुछ था लंग्स के बारे में, ठीक है, कुछ पॉइंट याद रखने हैं। और जहाँ से ट्रैकिया डिवाइड होती है कौन सी पोजीशन रहती है, तो T4 to T5 पोजीशन रहती है, और इसके बीच में जो कैविटी बन रही है इसको हम क्या कहते हैं, कैराइना कहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ एनाटॉमिकल पार्ट था, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करने वाले हैं डिजीज़ के बारे में कि जो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस होती है क्या होती है, ठीक है, कैसे काज होती है, ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, काजेटिव एजेंट क्या है, इन चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। तो मैंने बताया पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस कैसे डिजीज़ है, क्रोनिक डिजीज़ है, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो जो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है कैसी है, कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है, ठीक है। जो कि काज कौन करता है, बताया था माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस काज करता है। मेनली अगर ये डिजीज़ की बात की जाए तो मेनली अगर प्राइमरली कौन कहाँ काज करती है तो लंग्स को इन्फेक्ट करती है, इसीलिए इसको पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस कहा जाता है। अब जो माइकोबैक्टीरियम है ये कैसा है, स्लो ग्रोइंग बैक्टीरिया होता है। मेनली जो इसकी ग्रोथ रहती है वो बहुत ही स्लो रहती है, इसीलिए जो ये डिजीज़ है क्या होती है, बहुत धीरे धीरे क्या होती है वहाँ पे डेवलप होती है, और ट्रीटमेंट जब किया जाता है तब भी ये बहुत ही लॉन्ग टाइम के लिए ट्रीटमेंट इसका होता है, ठीक है। अब इसकी बात करें, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके जो ये इफ़ेक्ट करता है, लंग्स को इफ़ेक्ट करता है। लंग्स में जो टिश्यूज़ रहते हैं वहाँ पे ये क्या करता है, मल्टीप्लाई करेगा जाके, और वहाँ पे इन्फ्लामेशन काज कर देगा जाके, ठीक है। इन्फ्लामेशन काज करेगा, फिर धीरे धीरे वहाँ पे ग्रेनुलोमा का फॉर्मेशन होगा और वहाँ पे टिश्यू डिस्ट्रक्शन होने लगता है। तो अगर इसका हम टाइम पे ट्रीटमेंट ना करें, डायग्नोस ना करें और ट्रीटमेंट ना करें तो ये डिजीज़ क्या होती है, बहुत ही क्रोनिक कंडीशन में डेवलप हो जाती है, और बॉडी के जो अदर ऑर्गन्स होते हैं उनको भी ये अफेक्ट करती है, जैसे कि हमारे अदर ऑर्गन में बोन्स हो गई, और बोन्स के अलावा लिम्फ नोड्स हो गए, ऐसे बहुत सारे ऑर्गन्स रहते हैं जिनको ये अफेक्ट करती है। तो वो कौन सी कंडीशन होती है, उसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। जो लंग्स को छोड़ के अदर जितने भी ऑर्गन्स में ट्यूबरकुलोसिस डेवलप होगी उसको क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, ठीक है। अब ये कैसे इन्फेक्ट कह सकते हैं हमारी बॉडी में कैसे स्प्रेड करती है, या फिर कह सकते हैं हमारी बॉडी से जो अदर हेल्दी पर्सन है उसके अंदर कैसे स्प्रेड करेगी। तो ये कैसी है, इट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर थ्रू एयरबॉर्न ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई रिलीज्ड व्हेन इट इन्फेक्टेड पर्सन कफ, स्नीज, स्पीक एंड साइंस। तो मेनली क्या होता है, जो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है ये एयरबॉर्न डिजीज़ है। एयरबॉर्न डिजीज़ का मतलब होता है ये किसके थ्रू फैल सकती है, जब कोई वहाँ पे कफ मतलब खांसता है, स्नीज छींकेगा, ठीक है, बोलेगा, स्पीक एंड साइंस कोई गाता है, ठीक, सिंगिंग करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें करता है तो क्या होता है उसके जो ड्रॉपलेट्स होते हैं, ठीक है, वो क्या होंगे, जो बहुत ही टीनी ड्रॉपलेट्स कह सकते हैं, वो वहाँ पे एयर में बाहर निकलेंगे। तो ये जो ड्रॉपलेट्स निकल रही हैं इन्हीं ड्रॉपलेट्स में क्या रहता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस प्रेजेंट रहता है। तो अगर कोई हेल्दी पर्सन है तो
ये जब वो इनहेल करेगा तो क्या होगा, अगर इन्फेक्टेड वहाँ पे ड्रॉपलेट्स होंगे तो उनको इनहेल कर लेगा। जब इनहेल करेगा तो बैक्टीरिया कहाँ तक, उसके लंग्स तक पहुँच जाएंगे। लंग्स में से फिर कहाँ जाएंगे, एल्वेओलाई में जाएंगे, वही रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। पहले नेजल कैविटी से फायरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और एल्वेओलाई तक वहाँ पे पहुँच जाएंगे। ठीक है, फिर वहाँ पे इन्फेक्शन ये स्टार्ट करते हैं। तो अब ये जब वो पहुँचेंगे बैक्टीरिया हमारे लंग्स में, तो वहाँ पे बहुत सारे, तो वहाँ पे क्या करेंगे, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जैसे ही एल्वेओलाई में पहुँचेंगे, वहाँ पे जो माइक्रोफेजेस प्रेजेंट रहते हैं वो बैक्टीरिया को इंगल्फ करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि हमारी बॉडी भी क्या करती है, जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं उनको एज एंटीजन समझती है। ठीक है, तो वहाँ पे उनको क्या करेगी, वहाँ पे इंगल्फ करने की कोशिश करेगी, जिससे जो माइक्रोफेजेज होंगे वहाँ पे इंगल्फ करने लगेंगे। तो जो ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, जब ये क्या करता है, हमारी एल्वेओलाई में एंटर करता है, तो जो माइक्रोफेजेज होते हैं, माइक्रोफेज ये क्या करते हैं, बैक्टीरिया को इंगल्फ करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लेकिन तब भी क्या होता है, कुछ बैक्टीरिया ऐसे रहते हैं जो माइक्रोफेजेस के अंदर भी सर्वाइव करके वहाँ पे मल्टीप्लाई करने लगते हैं। अब जो हमारा इम्यून सिस्टम होगा वो इन्फेक्शन को रोकने के लिए क्या करेगा, ग्रेन्युलोमा का फॉर्मेशन करेगा। ग्रेन्युलोमा क्या होता है, ट्यूबरकल्स जिनको कहते हैं, उसका फॉर्मेशन करता है। तो अगर इम्यूनिटी स्ट्रांग हुई तो ये इन्फेक्शन डॉर्मेंट वहाँ पे हो जाएगा, कह सकते हैं लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस रह जाएगी। लेकिन अगर इम्यूनिटी वीक हुई तो उस कंडीशन में ये बैक्टीरिया वहाँ पे रैपिडली मल्टीप्लाई करता है और वहाँ पे एक्टिव पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस को डेवलप करता है। ठीक है, अब अगर ये केवल अब बात की जाए तो ये केवल कह सकते हैं पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस में केवल लंग्स को ही क्यों इन्फेक्ट करता है, तो क्योंकि जो बैक्टीरिया होगा लंग्स में कंटिन्यूअस वहाँ पे इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करेगा। इससे क्या होगा, वहाँ के जो लंग्स के जो टिश्यूज रहते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो वहाँ पे ग्रेनुलोमा कह सकते हैं या फिर कैविटी कह सकते हैं, कैविटी का फॉर्मेशन हो जाएगा। जब कैविटी का फॉर्मेशन हो जाएगा तो वहाँ पे जो गैसियस एक्सचेंज होगा वो इफ़ेक्ट हो जाएगा और वहाँ पे पेशेंट को कफ है, फीवर है, वेट लॉस है या ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी है, जो सिम्टम्स होते हैं वो वहाँ पे अपीयर होने लगते हैं। और अगर सीवियर केस क्यों हो जाए तो लंग्स में वहाँ पे जितने भी नॉर्मल फंक्शंस उसके होते हैं वो वहाँ पे बंद हो जाते हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस कैसी एक डिजीज़ है, ये क्रोनिक कंडीशन कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इट स्प्रेड फ्रॉम 1% to 2%। ठीक हो गया, सिंपल वर्ड्स में इसको क्या कहेंगे, काजेटिव ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे। अब काजेटिव ऑर्गेनिज्म में क्या हो गया, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस पहले ही बता दिए, जो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस काज करता है, तो कौन काज करता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस काज करता है। ठीक है, मेनली लंग्स को इफेक्ट करेगा। और सबसे पहली बात, लंग्स ये क्या करता है, जो सेल वॉल होती है इसमें सेल वॉल प्रेजेंट रहती है। ठीक है, सेल वॉल में बहुत सारे सब्सटेंस प्रेजेंट रहते हैं जिनके कारण क्या होता है, ये हमारी बॉडी के अंदर सर्वाइव कर जाता है और वहाँ पे इसकी डेथ भी नहीं होती है। ठीक है, तो अब हम इसके बात करते हैं काजेटिव ऑर्गेनिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहते हैं। सबसे पहले ये कैसा है, एसिड फास्ट बैसिलाई है। एसिड फास्ट बैसिलाई का मतलब होता है जो इसकी सेल वॉल रहेगी उसके अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, माइकोलिक एसिड प्रेजेंट रहता है। अब बहुत ज़्यादा अबंडेंट फॉर्म में प्रेजेंट रहता है तो माइकोलिक एसिड क्या करता है, जो इसकी सेल वॉल को वैक्सी बनाता है। ठीक है, वैक्सी मतलब वैक्स लाइक सब्सटेंस जो क्या करता है, वाटर रिपेलेंट रहता है, वाटर रिपेलेंट कह सकते हैं, हाइड्रोफोबिक नेचर कह सकते हैं। ठीक है, और तो इसीलिए इसको क्या कर दिया जाता है, जो नॉर्मल स्टेनिंग होती है उसको स्टेन नहीं किया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए एक स्पेशल स्टेन होता है जिसको हम कहते हैं जेडेन स्टेन। ठीक है, जेडेन स्टेन के इससे इसकी स्टेनिंग की जाती है। ठीक है, लेकिन अगर इसको एक बार स्टेन कर देंगे तो क्या होगा, दोबारा ये जल्दी से कलर को डिकलराइज नहीं करता है। तो इस कारण से वहाँ पे इसको एसिड फास्ट बैसिलाई कहते हैं, क्योंकि डिकलराइज करने के लिए क्या यूज करते हैं, एसिडी एल्कोहल यूज किया जाता है, तो उससे वहाँ पे ये डिकलराइज नहीं होता रैपिडली। तो इसीलिए क्या करेगा, कलर जो रहेगा वो धीरे धीरे वहाँ पे डिकलराइज हो जाएगा। इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम, एसिड फास्ट बैसिलाई कहते हैं। ठीक है,
अब जब एसिड फास्ट बेसिलाई कहेंगे तो ये क्या करेगा, इसको इसीलिए जब हम कल्चर करवाने के लिए भेजते हैं तो क्या लगते हैं, टर्म फॉर AFB रखते हैं, एसिड फास्ट बेसिलस को। ठीक है, तो डायग्नोसिस करने के लिए एसिड फास्ट बेसिलस, तो वहाँ पे जो एसिड फास्ट प्रॉपर्टी होती है बैक्टीरिया को वहाँ पे ड्राइंग और कह सकते हैं डिसइंफेक्टेंट से इसको प्रिवेंट करने की कोशिश करती है। नेक्स्ट है रॉड शेप्ड बैक्टीरिया। अब रॉड शेप्ड बैक्टीरिया का मतलब हो गया, इसका जो शेप रहेगा कैसा रहेगा, रॉड शेप्ड रहेगा, क्योंकि सबसे पहली बात ये कैसा है, बैसिलस होता है। मोस्ट ऑफ बैसिलस क्या रहेंगे, रॉड शेप्ड के बैक्टीरिया रहते हैं। तो अगर हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो कैसे वहाँ पे एक लॉन्ग कह सकते हैं थिन और वहाँ पे रॉड लाइक अपीयरेंस होता है। बैचलर शिफ्ट से इसको हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा स्लो ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, तुमने बताया था इसकी जो ग्रोथ रहती है वो बहुत ही स्लो होती है, डिवाइडिंग प्रॉपर्टी कह सकते हैं, जनरेशन टाइम इसका बहुत ही स्लो रहता है, अप्रॉक्स 15 to 20 आवर रहता है। तो जब कल्चर मीडिया में हम इसको ग्रो कराएंगे तो जो कॉलोनी का फार्मेशन करेगा, एक कॉलोनी के फार्मेशन में अप्रॉक्स वही 2 to 8 वीक लग सकते हैं। ठीक है, तो इस कारण से वहाँ पे क्या होता है, जो डायग्नोस करने में वहाँ पे या फिर कल्चर की रिपोर्ट आने में वहाँ पे देखो टाइम लगता है, 72 आवर के बाद जो है वहाँ पे रिपोर्ट दी जाती है। ठीक, तो ट्रीटमेंट भी इसका इसीलिए कई मंथ तक चलता है, क्योंकि वहाँ का जो इसका डिवाइडिंग पीरियड है या डिवीजन का टाइम है वो ज़्यादा होने के कारण, तो इसीलिए इसका जो ट्रीटमेंट होता है मिनिमम 6 मंथ तो चलता ही है। ठीक है, 6 मंथ, 9 मंथ, 12 मंथ ऐसे इसका ट्रीटमेंट चलता है। नेक्स्ट है ऑब्लिगेट एरोब्स। तो ऑब्लिगेट एरोब्स का मतलब होता है कि जो ये बैक्टीरिया होगा ओनली एंड ओनली ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही ग्रो करेगा। ठीक है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट इसके लिए कंपलसरी होती है। ठीक है, तो जीता क्योंकि हमारे लंग्स में ऑक्सीजन या फिर जो टिश्यूज रहते हैं वहाँ पे ऑक्सीजन का कंटेंट ज़्यादा रहता है, इसीलिए वहाँ पे लंग्स में ज़्यादा मल्टीप्लाई करता है। ठीक है, और लंग्स में भी मोस्टली कहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा, जो अपर लोब्स होगा। तो अपर लोब्स में इसलिए मल्टीप्लाई करता है क्योंकि वहाँ पे भी ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन सबसे ज़्यादा रहती है। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ कंडीशन में आपको अपर लोब्स में ही मिलेगा ट्यूबरकुलोसिस की कंडीशन। नेक्स्ट है नॉन मोटाइल। नॉन मोटाइल का मतलब होता है इसमें क्या होगा, फ्लैजिला एब्सेंट होगा। तो फ्लैजिला एब्सेंट होगा तो ये मूवमेंट नहीं कर पाएगा, एक्टिवली मूवमेंट नहीं करेगा। ठीक है, जब मूवमेंट नहीं करेगा इसीलिए जो इसका कह सकते हैं स्प्रेड की कंडीशन होती है, किसके थ्रू होती है, एयर के थ्रू होती है। एयर के थ्रू ये हमारी बॉडी में इंटर करेगा, बॉडी के जो बॉडी में जो फ्लूइड रहेगा उसके थ्रू वहाँ पे पूरी बॉडी में स्प्रेड करेगा जाके। ठीक है, एक्टिवली मोटाइल नहीं होगा, मतलब उसके अंदर फ्लैजिला एब्सेंट रहता है इस कारण से। नेक्स्ट बात करते हैं नॉन स्पोर फार्मिंग बैक्टीरिया। नॉन स्पोर फार्मिंग बैक्टीरिया का मतलब होता है बैक्टीरिया स्पोर का फार्मेशन नहीं करता। ठीक है, स्पोर का फार्मेशन कौन सा, जब कोई एडवर्स कंडीशन होती है तब बैक्टीरिया क्या करते हैं, स्पोर का फार्मेशन करते हैं। लेकिन अब ये है स्पोर का फार्मेशन नहीं करता है तब भी एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करता है, सरवाइव करेगा वहाँ। तो उसका कारण क्या रहता है, इसकी वैक्सी सेल वाल। ठीक है, क्योंकि सेल वाल के अंदर माइकोलिक एसिड अबंडेंट फॉर्म में पड़ेगा, तो ये रजिस्टिविटी को बढ़ाने का काम करता है। बाहर से कोई भी डिसइंफेक्टेंट या एडवर्स कंडीशन इसको वहाँ पे डिस्ट्रॉय नहीं कर पाती जल्दी से। ठीक है, तो माइकोलिक एसिड रिच होने के कारण भाई ये ज़्यादातर सर्वाइवल का मेन कारण रहेगा जाके। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं एपिडेमोलॉजी के बारे में। एपिडेमोलॉजी, तो एपिडेमोलॉजी का मतलब क्या होता है, ये कैसे वहाँ पे डिजीज़ को स्प्रेड करता है। ठीक है, एपिडेमोलॉजी कह सकते हैं ऐसी ब्रांच है जिसमें क्या पढ़ेंगे हम, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, उसकी फ्रिक्वेंसी, काज, रिस्क फैक्टर, ये सारी चीज़ें हम स्टडी करेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वन ऑफ द लीडिंग इन्फेक्शन काजेज ऑफ डेथ वर्ल्ड वाइड। तो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस कैसी है, कह सकते हैं इन्फेक्शन, वो वर्ल्ड वाइड डिजीज़ होती है। यहाँ पे हर साल कह सकते हैं मिलियंस ऑफ पीपल्स वहाँ पे अफेक्टेड होते हैं। अगर उनको समय पे वहाँ पे डायग्नोसिस ना की जाए, उनको वहाँ पे ट्रीटमेंट ना मिले तो ये और ज़्यादा सीवियर हो जाती है। फिर धीरे धीरे क्या करेगा, हमारे लंग्स को डैमेज कर देगी और वहाँ पे रेस्पिरेटरी फेलियर की कंडीशन डेवलप हो सकती है, डेथ हो सकती है।
ठीक है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, अर्ली डायग्नोसिस इसके लिए रिक्वायरमेंट होना चाहिए। और वहाँ पे जो वैक्सीन्स होती हैं बहुत सारी, ठीक है, पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स होते हैं, वो भी ट्यूबरकुलोसिस को करके हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। या फिर एंटी ट्यूबरकुलन थेरेपी दे के भी हम क्या कर सकते हैं, डेथ रेट को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट है कमिंग इन डेवलपिंग कंट्रीज, मतलब जो मोस्ट कॉमन इन डेवलपिंग कंट्रीज। तो मोस्ट कॉमनली ये कहाँ पे डिजीज़ काज होती है, जो डेवलपिंग कंट्रीज होती है। क्योंकि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ में क्या रहेगा, वहाँ पे कह सकते हैं माल न्यूट्रिशन हो गया, ओवर क्राउडिंग हो गया, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कह सकते हैं होगी, और वहाँ पे जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ होती हैं वो लिमिटेड होती हैं, ठीक है। तो प्रॉपर वहाँ पे सैनिटाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। तो इस कारण से वहाँ पे जो ट्यूबरकुलोसिस होती है वो ट्रांसमिशन का चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो बहुत सारे, जैसे तुम्हारा बांग्लादेश हो गया, नाइजीरिया हो गया, इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, ये सब कैसी हैं, डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं, ठीक है। तो वहाँ पे स्प्रेड होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन भी ज़्यादा रहती है और वहाँ पे गरीबी कह सकते हैं बहुत ज़्यादा रहती है। इस कारण से वहाँ पे स्प्रेड होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मेनली अफेक्ट्स एडल्ट बट कैन अकर्स एट एनी एजेज कह सकते हैं, स्टेजेस कह सकते हैं। तो ये मोस्टली अगर देखा जाए तो किस में काज होता है, एडल्ट स्टेज में मोर कॉमनली इसको देखा गया, लेकिन ये चिल्ड्रन और एल्डरली एज में भी हो सकता है, ओल्ड एज में भी हो सकता है। क्योंकि एडल्ट एज में क्या रहता है, वहाँ पे जो सोशल कांटेक्ट रहता है बहुत ज़्यादा रहता है, तो इस कारण से वहाँ पे इन्फेक्शन का भी रिस्क भी ज़्यादा रहेगा। और अगर इम्यूनिटी वीक हुई तो फिर किसी भी एज में हो सकता है, चाहे वो एडल्ट हो, चाहे ओल्ड एज पर्सन हो, या फिर चाइल्ड हो, तो सभी में वहाँ पे डेवलप होने की कंडीशन हो सकती है। नेक्स्ट है हायर इंसिडेंस इज इन हाई रिस्क ग्रुप। अब कौन कौन से जो रहते हैं जिनमें होने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा रिस्क रहती है उनमें होने की। तो सबसे पहले बात करते हैं वहाँ पे माल नूरिश्ड इंडिविजुअल, जिनको हम कहते हैं कुपोषित, ठीक है। तो माल नूरिश्ड, वहाँ पे अगर माल न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी होगी, माल न्यूट्रिशन होगा, तो उस कारण से क्या होता है, वहाँ पे उसका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा ही वीक होता है। अब जब इम्यून सिस्टम वीक होगा तो बैक्टीरिया वहाँ पे ज़्यादा इफेक्टिवली वहाँ पे ग्रो करेगा, जाके वहाँ पे स्प्रेड हो जाएगा आसानी से जाके। इसके अलावा HIV पॉजिटिव पेशेंट, तो HIV पॉजिटिव पेशेंट में क्या होता है, वहाँ पे जो CD4 सेल्स रहती हैं, T लिम्फोसाइट्स रहती हैं, वो बहुत ही, उनका नंबर बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। जिसके कारण वहाँ पे इम्यूनिटी बहुत ही वीक हो जाएगी और डिजीज़ वहाँ पे होने का रिस्क बहुत ही बढ़ जाएगा, ठीक है। और ऐसे पर्सनस में क्या होता है, जो एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस होती है उसकी भी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। नेक्स्ट है डायबिटीज़ की कंडीशन में, डायबिटीज़ मेलाइटिस अगर किसी के है तो उसकी वजह से भी क्या होता है, उसका इम्यून सिस्टम इफेक्टेड होता है, ठीक है। तो जब इम्यून सिस्टम इफेक्ट होगा तो वहाँ पे इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाएगा, ट्यूबरकुलोसिस में हीलिंग प्रोसेस जो होगी वो स्लो हो जाएगी और बैक्टीरिया वहाँ आसानी से फैल जाएगा, ठीक है। और वहाँ पे रिस्पॉन्स, जो ट्रीटमेंट का रिस्पॉन्स होता है वो भी रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं स्मोकर्स की। स्मोकिंग में भी क्या होता है, लंग्स का जो नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म होती है वो वीक हो जाती है, जिससे लंग्स डैमेज वहाँ पे बढ़ जाएगा, बैक्टीरिया आसानी से वहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा जाके लंग्स में, और वहाँ पे डिजीज़ की सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। एल्डरली वो पीपल्स, मतलब ओल्ड एज जो पेशेंट रहते हैं, तो जैसे जैसे एज वहाँ पे बढ़ती जाती है, जो इम्यून सिस्टम होता है वो वीक होता जाता है, ठीक है। इस कारण से वहाँ पे जो लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस होती है वो रीएक्टिवेट हो सकती है और वहाँ पे रिकवरी जो होगी वो भी स्लो हो जाएगी, कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क वहाँ पे बढ़ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं पीपल लिविंग इन ओवर क्राउडेड कंडीशन। तो ऐसी कंडीशन, ऐसी पर्सन जो बहुत ही ज़्यादा ओवर क्राउडेड कंडीशन में रहते हैं, जैसे कि वहाँ पे स्लम एरिया हो गई, होटल्स हो गए, ठीक है, हाउसेज हो, ओवर क्राउडेड हाउसेज होते हैं, वहाँ पे अगर रहते हैं तो वहाँ पे बैक्टीरिया ट्रांसमिशन ज़्यादा
होने के चांसेस रहेगा, क्योंकि वहाँ पे एक पर्टिकुलर एरिया में ही बहुत ज़्यादा पर्सन्स होते हैं। तो अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन हुआ तो वहाँ पे एयरबॉर्न ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई के थ्रू एक पर्सन से दूसरे पर्सन में आसानी से स्प्रेड हो सकता है। तो ये कंडीशन थी जिसके थ्रू क्या होगा, वहाँ पे बैक्टीरिया स्प्रेड हो जाएगा, वहाँ से ट्रांसमिशन होगा एक पर्सन से दूसरे पर्सन। अब इसके बाद हम बात करते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन की। जो बैक्टीरिया होता है ट्रांसफ़र किसके थ्रू होता है, तो पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं कि कैसी है, एयरबॉर्न डिजीज़ है। एयरबॉर्न डिजीज़ का मतलब होता है जो वहाँ पे जो इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स होते हैं, वो अगर कोई पर्सन इन्फेक्टेड है तो वो इन्वायरमेंट में क्या करेगा, वहाँ पे जब वो कफ के थ्रू या स्नीजिंग के थ्रू या फिर लाफिंग के थ्रू हो गया, टॉक लाउडली टॉक कर रहा, बहुत तेज़ी से बोल रहा है, सॉन्ग सिंगिंग कर रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो उसके ड्रॉपलेट्स होते हैं इन्फेक्टेड पर्सन के, वो इन्वायरमेंट में आ जाते हैं। ठीक, तो जब इन्वायरमेंट में आ जाएंगे तब वहाँ पे अगर कोई पर्सन फिर उसको हेल्दी पर्सन है वो अगर वहाँ पे इनहेल करेगा तो वो जो बहुत ही फाइन पार्टिकल्स होते हैं तो वो क्या हो जाएंगे, वहाँ पे लंग्स में चले जाएंगे और वहाँ पे इन्फेक्शन काज करेंगे। तो नेक्स्ट है टिनी इन्फेक्शियस ड्रॉपलेट्स रिमेन्स सस्पेंडेड इन द एयर। मैंने बताया जो टिनी ड्रॉपलेट्स होते हैं, टिनी पार्टिकल्स रहते हैं, वो वहाँ पे इन्वायरमेंट में वहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे और वो टिनी जो पार्टिकल्स रहेंगे, ड्रॉपलेट्स रहते हैं, उनके अंदर क्या रहता है, वहाँ पे बैक्टीरिया प्रेजेंट रहता है। तो जब भी कोई पर्सन उसको इनहेल करेगा, हेल्दी इंडिविजुअल इनहेल करेगा, तो उस कंडीशन में क्या होता है, वहाँ पे ये ड्रॉपलेट्स उसके अंदर वहाँ पे इंटर कर जाती हैं। अब जो उसके अंदर एंटर कर जाएंगी ड्रॉपलेट्स, तो वहाँ पे बैक्टीरिया फिर वहाँ पे हमारा नेजल कैविटी के थ्रू ट्रैकिया से होते हुए वहाँ पे अल्वेओलाई तक पहुँच जाएगा। अब फिर वहाँ पे ये क्या करेगा, स्प्रेड हो जाएगा, जो वहाँ पे जाके एडहेयर हो जाएगा और वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन काज करेगा, जाके मल्टीप्लिकेशन काज करेगा, मल्टीप्लाई करेगा और वहाँ पे अल्वेओलाई को डिस्ट्रक्ट कर देगा जाके, और वहाँ पे डिजीज़ काज करेगा जाके। ठीक है, तो ये कुछ ये देखिए डायग्राम है, इसमें कैसे डेवलपमेंट होता है बैक्टीरिया का। जब कोई पर्सन हेल्दी पर्सन होगा, वो जो ड्रॉपलेट्स होती हैं उनको इनहेल करेगा जाके, जब इनहेल करेगा जाके तो ड्रॉपलेट्स उस पर्सन के लंग्स में इंटर कर जाएंगी, लंग्स में जाएंगी, लंग्स में जाके फिर क्या करेंगे, वहाँ पे एक कैविटी का फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है, तो देखो ये देखो डायग्राम दिया गया, जैसे इसके लेफ्ट लंग में क्या हो गया, वहाँ पे इन्फ्लामेशन काज हुआ है, वहाँ पे बैक्टीरिया एंटर कर गया है। ठीक है, अब ये क्या करेगा, बैक्टीरिया वहाँ पे धीरे धीरे मल्टीप्लाई करेगा। और मैंने बताया भी था, क्योंकि वहाँ पे जो अपर लोब्स होता है, कोई भी लंग्स हो, राइट लंग्स हो या लेफ्ट लंग्स हो, तो बैक्टीरिया वहाँ पे अपर लोब में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन जल्दी काज करता है। अपर लोब में वहाँ पे मल्टीप्लाई करने का कारण क्या रहता है, क्योंकि वहाँ पे जो अपर लोब हो गया, वहाँ पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि एयर है, एयर में कहाँ ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कहाँ रहेगी, सबसे ऊपर वाले लोब्स में रहेगी। तो अपर लोब्स में वहाँ पे कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन होने के कारण वहाँ पे बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करता जाके अपर लोब में ही वहाँ पे सर्वाइव करता जाके सबसे पहले। क्योंकि जो ये बैक्टीरिया है कैसा है, ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट है। ऑब्लिगेट का मतलब ऑब्लिगेट एरोबिक बैक्टीरिया होता है। तो ऑब्लिगेट एरोबिक का बैक्टीरिया का मतलब होगा टोटल केवल और केवल क्या डिपेंड करेगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही ग्रो करेगा। वहाँ पे जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी बैक्टीरिया के लिए, उतना ही इन्वायरमेंट अच्छा रहेगा और वो वहाँ पे आसानी से मल्टीप्लाई करेगा जाके। तो ये बैक्टीरिया देखिए वहाँ पे अपर लोब्स में मल्टीप्लाई कर रहा है। ठीक है, फिर धीरे धीरे क्या होगा, वहाँ पे अगर ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो ये क्या करेगा, लंग्स को बहुत ज़्यादा इन्फेक्ट कर देगा और पूरे लोब्स को वहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा और वहाँ पे कह सकते हैं डिवाइड करके वहाँ पे ग्रो करेगा। ठीक है, पूरे लंग्स में क्रोनिक कंडीशन डेवलप कर देगा। ठीक है, साइड में देखिए यहाँ पे दिया गया है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये बैक्टीरिया कैसे दिख रहे हैं, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया दिख रहे हैं। रॉड शेप्ड क्योंकि ये वैसिलाई है, वैसिलाई मोस्ट ऑफ वैसिलाई क्या रहेंगे, रॉड शेप्ड रहते हैं, तो इनको वहाँ पे आसानी से ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लंग्स देखिए यहाँ पे, लंग्स इन्फेक्टेड विद ट्यूबरकुलोसिस।
तो ये क्या हो गया, ट्यूबरकुलोसिस के थ्रू वहाँ पे इन्फेक्ट हो गया। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है, कैसे हमारे लंग्स को जाके इंटर करके वहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा और वहाँ पे डिजीज़ काज करेगा जाके। ओके क्लास, तो आज इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और हाँ, अगर आप लोग मेडिकल खोले हुए हैं, अगर उस कंडीशन में अगर आपको मेडिकल को एक कारपोरेट मेडिकल की तरफ बनाना है, उससे बेहतर करना है, तो एक कोर्स है जिसको हम उसको हम कहते हैं टेलीमेडिसिन। इसमें क्या होता है, जो डॉक्टर्स होते हैं वो आपको एडवाइज करेंगे और इसके बारे में बताएंगे। ठीक है, अगर वहाँ पे डिटेल इसके बारे में जानना चाह रहे हैं तो जो नंबर दिया गया है इस नंबर पे कॉल करके आप इसके बारे में डिटेल जानकारी ले सकते हैं। ओके, अगर फीस की बात की जाए तो इसकी फ़ीस है हमारी 25,000। ओके, बाकी डिटेल जानना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और डिटेल जानकारी वहाँ पे ले सकते हैं। ओके क्लास, आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में।